सोशल मीडिया पर एआई जनरेटेड वीडियोस और फोटो का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही अफवाहों का खतरा भी बढ़ गया है। डीप फेक का खतरा भी उतना ही ज्यादा बड़ा हो गया है। इसी को देखते हुए सरकार ने नए नियम प्रस्तावित किए हैं। अब हर एआई कंटेंट पर क्लियर और विजिबल वाटरमार्क लगाना जरूरी होगा, जो कम से कम 10% हिस्से को कवर करे। अब ये ड्राफ्ट गाइडलाइंस हैं, मंजूरी मिलेगी तो फिर कानून भी बनेगा आगे चल के। अगर कंपनियां इस नियम को नहीं मानेंगी तो सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। आज हम इसी अहम विषय पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि क्या ये नियम मानना कंपनियों के लिए आसान होगा और क्या इस तरह से हम फेक न्यूज़ को रोकने में, डीप फेक को रोकने में कामयाबी हासिल कर पाएंगे। मेरे साथ होंगे खास मेहमान। मेरा नाम है दीपक डोभाल। आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। फटाफट लौटते हैं इस छोटी सी रिपोर्ट के बाद। चेहरा आपका लेकिन बातें किसी और की, आवाज आपकी लेकिन इरादा किसी और का। सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे इन्हीं डीप फेक और एआई से बने नकली कंटेंट ने अब सरकार को अलर्ट मोड में ला दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईटी नियम 2021 में बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया है। अब हर एआई जनरेटेड वीडियो, फोटो या ऑडियो पर स्पष्ट और स्थायी वाटरमार्क लगाना अनिवार्य होगा, जो कम से कम 10% हिस्से को कवर करेगा। मतलब अब अगर कोई वीडियो एआई से बना है तो वो छुप नहीं सकेगा, और सिर्फ वीडियो ही नहीं, ऑडियो कंटेंट में भी शुरुआत के 10% हिस्से में डिस्क्लेमर सुनाई देना जरूरी होगा। सोशल मीडिया पे जाता है, सोशल मीडिया इंटरमीडियरी सबसे पहले जो यूज़र एक वीडियो या एक ऑडियो को अपलोड करते हैं, उनसे पूछेंगे कि डिक्लेरेशन की आप बताइए कि ये आपने खुद बनाया है या एआई के माध्यम से बनाया है या सिंथेटिकली जनरेट किया है, और वो डिक्लेरेशन के माध्यम से या फिर वो वेरिफिकेशन भी करेंगे, और फिर अगर टेक्नोलॉजी के माध्यम से वेरीफाई हो जाता है तो उसके बाद वो इंश्योर करेंगे कि वो क्लियरली लेबल किया जाएगा कि ये सिंथेटिकली जनरेटेड कंटेंट। सरकार का कहना है कि एआई टूल्स की मदद से अब किसी की भी आवाज या चेहरा कॉपी करके फेक वीडियो बनाना बेहद आसान हो गया है, और इसका शिकार कई नामी चेहरे हो चुके हैं। पीएम मोदी भी खुद इसके शिकार हो चुके हैं। पीएम मोदी ने अपने मन की बात में इसे सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक बड़ा खतरा भी बताया है। सोशल मीडिया पर जो दिखता है उसमें सब कुछ सच हो ये जरूरी नहीं है, और यही सबसे बड़ा खतरा है। अब सरकार चाहती है कि 50 लाख से ज्यादा यूजर्स वाले बड़े प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स और फेसबुक ये सुनिश्चित करें कि उनके प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया गया कंटेंट एआई से बना है या नहीं। इसके लिए उन्हें टेक्निकल सिस्टम बनाना होगा जो यूजर की डिक्लेरेशन की जांच कर सके। मतलब अब सिर्फ पोस्ट डालना काफी नहीं है, बताना भी पड़ेगा कि वो असली है या आर्टिफिशियल। और अगर कोई प्लेटफॉर्म ऐसा टूल देता है जिसमें वाटरमार्क हटाया जा सके तो इसे नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। सरकार ने जनता और टेक कंपनियों से 6 नवंबर तक सुझाव मांगे हैं ताकि नियमों को अंतिम रूप दिया जा सके। अब बात आंकड़ों की करें तो मैकेफी के एक इंटरनेशनल सर्वे के मुताबिक 75% से ज्यादा भारतीय डीप फेक कंटेंट देखते हैं, और सिर्फ 30% लोग ही असली और नकली में फर्क कर पाते हैं। मतलब आंखें धोखा खा रही हैं और कान भी। तो अब सवाल यह है कि क्या ये नियम फेक न्यूज और डीप फेक पर लगाम लगा पाएंगे? क्या ये नया डिजिटल डिफेंस सिस्टम वाकई असरदार होगा? ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर मुक्तेश चंद्र जी का, जो कि पूर्व डीजीपी गोवा और अब साइबर मामलों के जाने माने जानकार भी हैं। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर चंद्र आपका हमारे शो पे। हमारे साथ है आशुतोष श्रीवास्तव, जाने माने एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के। बहुत बहुत स्वागत है आशुतोष जी आपका भी हमारे शो पे। डॉक्टर चंद्र, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हुए, काफ़ी ये महत्वाकांक्षी प्रपोजल्स हैं, और ऐसा लग रहा है कि अगर वाकई में इम्प्लीमेंट ये हुआ तो संभवतः कुछ लगाम ज़रूर लगेगी, या कम से कम जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या अकाउंटेबिलिटी है प्लेटफॉर्म्स और क्रिएटर्स दोनों की तय हो पाएगी। लेकिन चैलेंजेस भी हैं सर, मैं चैलेंजेस के पार्ट पर बाद में आऊँगा, लेकिन फ़िलहाल ये जो प्रपोज्ड आइडियाज़ हैं इन पर आपका एनालिसिस सर। क्या वाकई में ये डीप फेक, मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़, इस पर लगाम के लिए ये कारगर साबित होगा सर? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये समस्या पिछले कई सालों से हम देखते आए हैं, और ये ज़रूरत थी इसको रेगुलेट करने की, इस पे लगाम लगाने की,
और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा स्टेप है भारत सरकार की तरफ से। यूरोपियन यूनियन ने ऑलरेडी इस तरह का कार्य किया हुआ है, चाइना और बहुत कई देशों में पर भी इस पे रेगुलेशन है। आज की डेट में जब हमारे देश में जो सोशल मीडिया यूज़र्स हैं बढ़ रहे हैं और एक आम आदमी के पास इसको फ़र्क करने का कोई जरिया नहीं है कि ये जो कंटेंट वो देख रहा है वो फेक है या एडिटेड है या एआई जनरेटेड है, ऐसे में ये बहुत ज़रूरी होता है कि सोशल मीडिया जो कंटेंट जनरेटर हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, सेल्फ डिक्लेरेशन का जैसा प्रपोज़ल है। और दूसरा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो ये कंटेंट अपलोड करते हैं या वो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स जो ये जनरेट करते हैं, ये उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। और जैसा हम देखते आए हैं कि धीरे धीरे सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो कंप्लायंस की तरफ जा रहे हैं। एक ज़माना था जब सरकार की गाइडलाइंस को ये सुनते नहीं थे और अब ये देखने में आ रहा है कि धीरे धीरे ये कंप्लायंस बढ़ रही है। तो देश इस भयंकर समस्या को देखते हुए, जिससे आपको फिज़िकल हार्म, रेपुटेशनल हार्म, साइबर क्राइम और अन्य किस्म की जो समस्याएं जो पैदा हो रही हैं, सिस्टम पॉलिटिकल इलेक्शंस को मैनिपुलेट करना वगैरह वगैरह, इनको लगाम लगाने के लिए बहुत ज़रूरी है ये स्टेप। दूसरी बात यह है कि जो ये हम विजिबल इंटरनेट की बात कर रहे हैं, इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको सोचनी पड़ेंगी कि डार्क वेब के ऊपर जो कंटेंट जनरेट हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसको हम कैसे रेगुलेट करेंगे। और खाली क्या 10% का रेगुलेशन से काम होगा या पूरे ही वीडियो में और पूरे ही ऑडियो में इसका समावेश होना ज़रूरी है कि ये एआई कंटेंट जनरेटेड है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही बढ़िया स्टेप है और अभी जो सुझाव मांगे गए हैं सभी लोग इसमें सुझाव देंगे और एक खूबसूरत सा कानून इसके अंदर उभर के आएगा जो इस समस्या से निपटने में हमारी मदद करेगा। एब्सोल्युटली। अमित दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने साइबर एक्सपर्ट भी। अमित जी, आप ही के पास आ रहा हूँ। ये आपका एनालिसिस है सर, कितना इसमें हो पाएगा? क्योंकि इसमें जो बार बार कहा जा रहा है कि आपको हम अकाउंटेबल बनाएंगे, बट कैसे बनाएंगे ये थोड़ा सा मेहनत टास्क जैसा लग रहा है। भारत में 1 बिलियन इंटरनेट यूज़र्स हैं सर, और सोशल मीडिया इतना बड़ा विशाल है, हर पोस्ट की जांच करना एक मैसिव स्केल चैलेंज हो जाएगा सर। तो आपको लग रहा है कि इम्प्लीमेंट हो पाएगा? देखिए, इतना आसान तो नहीं है, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें कई सारे प्लेयर इन्वॉल्व होते हैं और सिर्फ एक व्यक्ति के लॉग रखने से कुछ होगा नहीं। जब आप कोई एआई कंटेंट जनरेट करते हैं, चाहे वो ऑडियो क्लोनिंग हो, वीडियो क्लोनिंग हो, इमेज बनाना है, तो इसमें एक फाउंडेशनल मॉडल से लेकर जो फाइन ट्यून मॉडल्स हैं, कई सारे लोग इसमें रोल प्ले करते हैं। अब ऐसे में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कौन लॉग मेंटेन करेगा, कौन हमारी रिक्वेस्ट पर जवाब देगा, कितने दिन तक लॉग मेंटेन होगा, जो भी कंटेंट आएगा उस पर जो टैगिंग होगी वो कौन वेरीफाई कर सकता है। तो इसके लिए एक इकोसिस्टम बनाने की जरूरत होगी, क्योंकि सिर्फ लिख देने से कई बार सच पे भी लिख दिया जाएगा तो भी फिर आपको डाउट हो जाएगा कि ये भी एआई होगा। कई बार झूठ पर हटा दिया जाए। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एडिटेबल होती हैं। इसमें जिसने कंटेंट जनरेट किया, हो सकता है कि उसने वीडियो के ऊपर वाटर मार्किंग कर दी कि ये तो एआई कंटेंट है, लेकिन इसके बाद उसको एडिट करके किसी ने वो हटा दिया वाटर, तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे रहेगी, क्योंकि वो तो उस चेन से बाहर ही हो गया जिसने कंटेंट जनरेट किया। तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होंगी जहां पर कल्प्रिट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें और लोगों पे भी डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो ऐसे में जो हमारा लॉ बने वो सारी चीजों को कंसीडर करते हुए बनाया जाए। सिर्फ जो कंटेंट जनरेट कर रहा है हमेशा उस पर तलवार खींच देने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। हो सकता है कि उसने फन के लिए बनाया पर किसी ने उसी कंटेंट में थोड़ा और फेरबदल कर आगे फॉरवर्ड कर दिया। लेकिन एक चीज तो तय है कि जब भी एआई कंटेंट बनेगा, कुछ लोग तो ऐसे जरूर इन्वॉल्व हैं जो लॉग मेंटेन कर सकते हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो जाएगी। तो लॉग हमारे पास रहेंगे, किसने बनाया था, कब बनाया था, उसके लिए जो इनपुट फीड्स थे वो क्या थे। मैं आपका कोई वीडियो बनाऊंगा तो मुझे आपकी कुछ ओरिजिनल पिक्चर्स भी चाहिए होंगी, तो वो मैंने दी होंगी, क्या मैं उसके लिए ऑथराइज था। इस तरह की चीजों के लिए मेरे ख्याल से जो एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ मैं, जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ, उनको मेंटेन करना होगा, लॉग और सैनिटी बनानी होगी, केवाईसीज रखने होंगे। नहीं तो फिर तो ऐसे बाढ़ आ जाने वाली आ ही रही है। आप देख रहे हैं कि सिचुएशन हाथ से काफी हद तक निकल गई है।
उससे कुछ हद तक रेगुलेट होगा। लेकिन फिर जो बिल्कुल क्रिमिनल माइंडसेट वाले हैं, जो उसके बावजूद रूल तोड़कर आगे बढ़ेंगे, उनके लिए एक लेवल और आगे जाना पड़ेगा। उनको फिर जो एडिटिंग टूल या जो सिस्टम्स हैं, उनको भी लॉ मेंटेन करने के लिए कहना पड़ेगा, तभी जाके हम पुख्ता तौर पर इसको रेगुलेट कर पाएंगे। नहीं, जो बिल्कुल जो प्रचार प्रसार के लिए एआई जनरेटेड कंटेंट बना रहा है, वो तो लगा देगा, वो तो वाटरमार्क भी लगा देगा अपने ऑडियो के आगे 10 मिनट का या 10% जो भी उसका ड्यूरेशन होगा, उस पे वो एक डिक्लेरेशन भी लगा देगा। बट जिसको एक्चुअल में डीप फेक के ज़रिए क्राइम करना है या डीप फेक के ज़रिए मिस इन्फॉर्मेशन फैलानी है, उस पर लगाम कैसे लगाएंगे? आई मीन, अगर वो बिना वाटरमार्क वाला है और ऑडियो अगर बिना डिक्लेरेशन वाला है, तो आशुतोष जी, डिक्लेरेशन छोड़ दीजिए, डिटेक्शन के टूल क्या होंगे? आई मीन, 4 लोग हैं, 4 में से 3 लोग ठीक है, हमने मान लिया कि वो बिल्कुल अपने कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए और जेन्युइन तरीके से वो एआई जनरेटेड कंटेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो डिक्लेरेशन भी डाल देंगे उसमें। लेकिन जिसके दिमाग में फितूर घूम रहा है, उसे क्या पड़ी है, उसे नियमों की क्या परवाह पड़ी है? तो डिटेक्शन की क्या टेक्निक होगी, और अगर डिटेक्ट हो गया तो किस तरह के उस पर नियम कायदे लागू होंगे? जरा इस बारे में रोशनी डालिए। देखिए, मेरा अपना जो मानना है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन्होंने एक ये जो अमेंडमेंट लाया है 2001 के रूल्स में। देखिए, अगर हम पहले की बात करें तो जो हमारा आईटी एक्ट है 2000 का, वो तो वैसे भी बहुत पुराना था। उसमें देखा जाए तो जिस तरह से नए डेवलपमेंट हुए हैं आईटी सेक्टर में और जो एआई में, ये सारी चीजें बिल्कुल इंक्लूडेड नहीं थी। लेकिन जब 2021 में इसमें बहुत सारे जो पहलू हैं उसको इंक्लूड किया गया कानून में बदलाव करते हुए, और उसी बदलाव में कंटिन्यू करते हुए मुझे लगता है कि अभी एआई के अंदर भी इन्होंने जो लाया है सरकार ने, वो एक अच्छा पहल है। और इसमें देखिए कि पब्लिक ओपिनियन भी लिया जा रहा है कि पब्लिक व्यू जो है 6 नवंबर तक की लोग इसमें क्या सोचते हैं। उसके बाद जो आईटी या एआई एक्सपर्ट्स हैं, उनके भी व्यू इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे, जिससे कानून को और बेहतर बनाया जा सके और इसको सही तरीके से रेगुलेट किया जा सके। अब जैसे हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हमें अभी ये प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे ये जो इंटरमीडियरीज हैं, उनको भी रिस्पॉन्सिबल बनाया जा रहा है कि अगर कोई भी अकाउंट होल्डर इन रूल्स का वायलेशन करता है तो उस अकाउंट्स को जो है उनको डिस्क्लोज करना है, ताकि जो है गवर्नमेंट और उनकी जो अथॉरिटीज है इसके ऊपर जो है काम कर सके, इसके ऊपर फर्दर क्या एक्शन ले सकते हैं उन पर्टिकुलर अकाउंट्स के अगेंस्ट जिन्होंने इसका वायलेशन किया है, इसके ऊपर जो है वो काम कर सके। तो कहीं ना कहीं जो इंटरमीडियरीज हैं, जो इसके एक तरह से एक्सपर्ट्स हैं, जो इसको जो है एनालाइज कर सकते हैं, जो इसको डिटरमाइन कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे किसने किसने अपने अकाउंट्स में वायलेशंस किया है, और उसके ऊपर जो है कार्यवाही की जा सकती है। तो ऐसा नहीं है, ये रूल्स के अलावा जो बाकी के जो हमारे कानून हैं वो तो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में हैं ही। जैसे जो है बीएनएस हो गया, या बीएनएसएस के जो प्रोसीजर्स हो गए क्रिमिनल लॉज के हिसाब से, या फिर जो हमारा ओरिजिनल आईटी एक्ट है उसमें जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, उसमें जो पनिशमेंट्स और पेनाल्टीज डिस्क्राइब्ड है, वो तो सारे कानून अपनी जगह हैं ही। ये सिर्फ रूल्स इसलिए बनाया गया है कि ताकि उन कानूनों का इस्तेमाल सही तरीके से और जो रियल डिफॉल्टर्स हैं उनके अगेंस्ट में किया जा सके। और साथ ही कहीं ना कहीं देखिए, जो मिस इन्फॉर्मेशन जो फैलता है एआई के थ्रू, या जो डीप फेक्स जो बनते हैं, उसको रोकने में जो है कहीं ना कहीं गवर्नेंस की भी जरूरत पड़ेगी गवर्नमेंट की, ताकि वो मिस इन्फॉर्मेशन से जो मतलब लोगों के अंदर जो गलत फहमियां या गलत इन्फॉर्मेशन से कोई भी दंगा भड़क सकता है, या कोई ऐसा सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर का खड़ा हो सकता है, या जो हमारा जो कंट्री का जो प्रोटेक्शन है, या फिर जो हमारा इंटरनेशनल जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं उसमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ियां ना आए या प्रॉब्लम्स उस लेवल पे ना जाए, तो कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल बनता है और उसको रेगुलेट करना बहुत जरूरी बन जाता है। और मुझे लगता है कि ये अभी शुरुआती स्टेप्स है, और जो नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, उन्होंने कम से बिल्कुल कम एक सही स्टेप लिया। हाँ, अब देखिए इसमें कि दिक्कत ये है
कि इसमें अब ये जो एआई जितनी भी फर्म्स हैं, अब एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि ये कंटेंट मॉडरेशन की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है और गवर्नमेंट चाहती है कि एआई फर्म्स को कंटेंट निर्माण के स्तर पर ही एआई डिटेक्शन फीचर्स शामिल करने के लिए एक तरह से बाध्य हो जाएं। तो मॉडरेशन की बात यहाँ पर ज़रूर हो रही है, लेकिन आप जितने भी प्लेटफॉर्म उठा के देख लीजिए, इंस्टा से लेकर टिकटॉक से लेकर, हमारे यहाँ तो टिकटॉक नहीं है लेकिन जहाँ पर भी है वहाँ पर बड़ी बड़ी टीम्स कंटेंट मॉडरेशन पे लगी रहती हैं और मैनुअल भी होती हैं, ऑटोमेटिक भी होती हैं, ऑटोमेटेड भी होती हैं, इंसानी मॉडरेटर्स भी होते हैं और मशीन्स भी होती हैं। उसके बावजूद कंटेंट मॉडरेशन उतना अच्छे से हो नहीं पाता है। हम ये कैसे सुनिश्चित करेंगे? नंबर 1। नंबर 2, एक बड़ी दिक्कत ये आने वाली है कि इतना बड़ा इकोसिस्टम कैसे काम करेगा, उसके लिए बहुत सारे आपके रिसोर्सेज भी लगेंगे। आप ही के नहीं, जो एआई इंडस्ट्री है उनके भी लगेंगे। तो इंडस्ट्री पर किस तरह का इम्पैक्ट आएगा ये भी देखना होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, कोर्ट्स में ऑलरेडी बहुत सारे लॉ सूट्स भी चल रहे हैं इसको लेकर। अभी अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, वो तो पूरा का पूरा यूट्यूब का जो एआई ट्रेनिंग पॉलिसी है उसी के खिलाफ जो है कोर्ट में गए हुए हैं। तो ऑलरेडी इस पे लड़ाई भी चल रही है। अब कैसे ये होगा, इन रूल्स की थोड़ा और तह तक जाने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली हासिल क्या होगा। और ऐसा तो नहीं है कि हमने बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लॉन्च तो कर दिया, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशंस को लेकर संभवतः हमारी कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं, उस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो भारत सरकार ने एआई जनरेटेड कंटेंट पर क्लियर लेबलिंग अनिवार्य करने का एक प्रस्ताव दिया है ताकि डीप फेक और मिस इन्फॉर्मेशन को रोका जा सके। हमारे साथ खास मेहमान हैं और उनसे हम इसी मुद्दे पर कर रहे हैं चर्चा। डॉक्टर चंदर, अब ये जो प्रस्ताव है, ऐसा प्रतीत होता है कि जो ईयू है, चाइना जैसे देशों की जो नीतियां हैं उनसे कुछ हद तक प्रेरित है ये पहले से ही, क्योंकि यहाँ पर एआई ट्रांसपेरेंसी के नियम लागू हो रहे हैं। मसलन ईयू में एआई एक्ट के तहत वाटरमार्किंग है, तो संभवतः ये वहाँ से आइडिया लिया गया हो। यूएस में थोड़ी वॉलंटरी अप्रोच है, वहाँ पर इतने वो नहीं है। बट हाँ, चाइना में गवर्नमेंट प्री अप्रूवल्स ज़रूरी हैं। बट वहाँ का इंफ्रा अगर हम देखेंगे, वहाँ की पॉपुलेशन, वहाँ का डिजिटल इंफ्रा वर्सेस हमारा, तो इसमें आपको सर क्या लगता है कि आपके एक तो सुझाव क्या होंगे गवर्नमेंट के लिए और कौन कौन से चैलेंजेस आने वाले हैं सर? देखिए, जो सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट जो फ़र्क है बाकी देशों में हमारे देश में, वो ये है कि हमारी सारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डिजिटली आईटी सेवी नहीं है। वो जब व्हाट्सएप पे कोई कंटेंट देखते हैं तो उनका एक विश्वास होता है कि ये जो वीडियो है ये सही है। उनके पास ना तो ऐसी कोई जानकारी है कि इसको कैसे पहचाना जाए कि ये फेक है, और जब तक इसका पता चलता है कि ये फेक है तब तक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जैसा पहले हमने चर्चा की कि दंगे फसाद हो सकते हैं रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में, कोई किसी को हार्म हो सकता है, कोई सुसाइड कर सकता है, किसी को दिल का दौरा पड़ सकता है, कोई साइबर क्राइम हो सकता है। जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में है, वो जो मैं समझता हूँ वो साइबर क्राइम के लिए भी बहुत बड़ी जिम्मेदार है, वो ये है कि बिना किसी वेरिफिकेशन के सिम कार्ड आज की डेट में अवेलेबल हैं। और सिम कार्ड का मतलब यह है कि इंटरनेट अवेलेबल है और उसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल है। ये हम आए दिन देखते आ रहे हैं कि हज़ारों सिम कार्ड पकड़े जाते हैं जो बिना केवाईसी के नॉर्म्स के या किसी फेक अकाउंट के नाम से अवेलेबल है। तो जो ये फेक कंटेंट बनाने वाले लोग हैं वो ऐसे इंटरनेट और सिम कार्ड का यूज़ करके ये सब कंटेंट बना सकते हैं। तो ट्रेसेबिलिटी होना सबसे पहला है कि इंटरनेट की अवेलेबिलिटी को ट्रेस करना कि वो कहाँ से आया, कैसे आया। ये जो सेल फोन सर्विस प्रोवाइडर है ये उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, उन पे नकेल कसने की ज़रूरत है। दूसरा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो कंटेंट डाला गया, ये प्लेटफॉर्म की जिम्मे नहीं है कि वो किसी के केस में देंगे और किसी केस में नहीं देंगे। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं
वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते यूज़र के बारे में कि ये कौन है, कहाँ से इसने लॉग किया, कौन सा इसका मोबाइल नंबर था। एज ए रिज़ल्ट वो हमारे देश के कानून पे ऊपर जज बन के बैठे हैं कि वो डिसाइड करेंगे कि किसके बारे में जानकारी देनी है और किसके बारे में नहीं जानकारी देनी है। ये बिल्कुल अनुचित है और एक स्वतंत्र देश के अंदर ऐसा हम कभी नहीं। यस, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया सर। मैं इसी का एक छोटा सा हिंट लेके अमित जी के पास जा रहा हूँ। अमित जी, ये नए प्रपोजल में ये भी कहा जा रहा है कि जो स्टार्टअप्स हैं या एआई क्रिएटर्स हैं उनके लिए लेबलिंग सिस्टम के साथ साथ मेटा डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना भी ज़रूरी होगा। और ये जो सर ने कहा अभी ट्रेसेबिलिटी, अभी तो चलिए टेलीकॉम कंपनीज की जिम्मेदारी है, अब इसमें ये होगा कि ट्रेसेबिलिटी, मेटा डेटा टैगिंग होगा। यूज़र प्राइवेसी पर अब क्या असर पड़ेगा मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये मेटा डेटा टैगिंग होगी और इससे ट्रेसेबिलिटी बढ़ेगी। ये थोड़ा हमको समझाइए कि ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा। और जो सर ने बताया कि टेलीकॉम कंपनीज का तो कभी हम वो नहीं बोल सकते, इंटरनेट की दुनिया में, डिजिटल वर्ल्ड में मेटा डेटा टैगिंग से क्या हासिल होगा, जरा इसको समझाइए सर। देखिए, सर ने जो रूट कॉज बताया है कि चाहे कोई किसी भी तरह का क्राइम करे, अल्टीमेटली तो एक सिम कार्ड ही आप ट्रेस करोगे ना पकड़ने के लिए उस बंदे का, और वो सिम कार्ड का केवाईसी फर्जी है तो उस व्यक्ति तक आप पहुंच ही नहीं सकते, तो केल वहीं खत्म हो जाता। इसी तरह कोई प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है, चाहे वो टेलीग्राम हो, सिग्नल हो, जहां से हमें इन्फॉर्मेशन अभी मिलती ही नहीं और उसके बाद आप ब्लॉक हो जाते, तो मेरे ख्याल से वहां पे भी रेगुलेशन की जरूरत है। अकेला कंटेंट लेवल पर आप सिर्फ मेटा डेटा टैगिंग कर देंगे, उसको अप्लाई करके कुछ अचीव होगा नहीं। पर मेटा डेटा टैगिंग है क्या? अभी भी जब हम कोई पिक्चर लेते हैं तो उसके अंदर मेटा डेटा होता है कि पिक्चर कब खींची गई, किस डिवाइस पे खींची गई, लोकेशन भी होती है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी होते हैं कई सारे। लेकिन जब ये पिक्चर व्हाट्सएप पे शेयर होती है या टेलीग्राम पे होती है या किसी सोशल मीडिया पर जाती है तो मेटा डेटा उसमें से हटा दिया जाता है। उसके बाद भी उस पिक्चर का मिसयूज होता है तो हमें पता नहीं पड़ता कि पिक्चर कहाँ खींची गई थी, इसकी ओनरशिप कौन थी, कब खींची गई थी, कुछ नहीं पता। तो ऐसे में इन्वेस्टिगेशन ब्लॉक हो जाता है। यदि आप मेटा डेटा रखें और रिटेन रखें तो पिक्चर कभी भी किसी पर्पज से यूज होती है तो हमें पता पड़ जाएगा और उसका मूवमेंट भी पता पड़ सकता है। ये जो चीजें हैं ये काफी हद तक बहुत जरूरी है एआई के केस में कि ये बनाया किसने था, कब बनाया था, किस डिवाइस पे बनाया था, उसकी लोकेशन क्या थी। यदि ये हम मेटा डेटा जिसको हम बोलते हैं रहेगा उस कंटेंट के अंदर और कभी भी जब इन्वेस्टिगेशन में वो मिल जाए तो हम उस व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं, तो चाहे कंटेंट कहीं भी जाए। लेकिन फिर हमें जो इंटरमीडिएरीज हैं उनको भी ये बोलना पड़ेगा कि मेटा डेटा हटाएंगे नहीं। यदि एआई कंटेंट है तो बिल्कुल नहीं हटाएंगे क्योंकि फिर यही एक तरीका है हमें उस व्यक्ति तक पहुंचने का। लेकिन यदि इंटरमीडिएरीज उस चीज को वायलेट करते हैं और मेटा डेटा हटा देते हैं तो फिर ढाक के वही तीन पात के आप नहीं फंस जाएंगे और उसके बाद आप आईपी पे डिपेंडेंट है कि कहाँ से शेयर हुआ, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस वही है और फिर हम उसी सिचुएशन में होंगे। तो मेरे ख्याल से न सिर्फ मेटा डेटा टैगिंग ऑफ कंटेंट जनरेटर्स और ये कंपनीज जो एआई कंटेंट के लिए काम कर रही हैं उनको सिर्फ रिस्पॉन्सिबल बना के काम नहीं चलेगा। जहां से कंटेंट मूव कर रहा है हमें उनको भी काफी सारी गाइडलाइन देनी पड़ेगी कि आप एआई कंटेंट को किस तरीके से हैंडल कीजिए। यानी कि बहुत सारे मोर्चों पर काम जो है वो खुल जाएगा। देखिए, ये 10% लेबल का जो नियम है, मुझे लगता है कि दुनिया में क्वांटिफाइबल विजिबिलिटी स्टैंडर्ड तय करने की दिशा में हम एक यूनिक कदम बढ़ा रहे हैं पूरी दुनिया में। इस तरह के हमने देखे नहीं हैं। बट उसके लिए जो काम लगेगा, आशुतोष जी ज़रा संक्षेप में, साइबर लॉ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा, ट्रेंड हमारे ऑफिसर्स, हमारा कोऑर्डिनेशन, आप जानते ही हैं कि पुलिस से लेकर और बाकी जो तंत्र है हमारा डिजिटल सेफ्टी और सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ, उसके जो चैलेंजेस हैं वो क्या पर्याप्त हैं सर, या वहाँ पे भी काम करना पड़ेगा इतने बड़े आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए? आपने सही सवाल पूछा है। देखिए, जो पहले अगर आप हम देखें आईटी एक्ट 2000 के बाद जो धीरे धीरे जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उसमें ट्रेनिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और आज की डेट में जो साइबर सेल बनाया गया है जो कि साइबर क्राइम्स या जो कंप्यूटर रिलेटेड जो क्राइम्स होते हैं उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग जो है दी जा रही है। और काफी जो है गवर्नमेंट ने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी इस तरह के खोले हैं और जिसके वजह से हम देख सकते हैं कि इन दिनों काफी ट्रैकिंग भी हो पा रही है साइबर क्राइम से रिलेटेड।
और इसके अलावा देखिए, मुझे लगता है कि ये एक शुरुआत है जो अभी रूल्स जो बनाए गए हैं, और मुझे लगता है एआई से रिलेटेड हो सकता है फ्यूचर में एक प्रॉपर एक्ट भी गवर्नमेंट जो है बनाए, पार्लियामेंट से वो पास हो, जिसमें सारे रेगुलेशंस जो है वो लिखे हुए हों, मेंटेन्ड हों, जी। प्रॉपर प्रोविजंस हों, जिससे कि जो लॉ सूट्स आज की डेट में भी आपने भी जिक्र किया कि काफी सेलिब्रिटीज जो है वो लॉ सूट्स भी फाइल कर रहे हैं एआई वीडियोस को लेकर के या उनकी आइडेंटिटी को लेकर के, डीप फेक को लेकर के। तो इसमें कोर्ट्स को भी आसानी होगी डिसीजंस लेने में, अगर प्रॉपर रेगुलेशंस होगा, प्रॉपर प्रोविजंस होंगे कि ऐसे मामलों में किस तरह से डील करना है, क्या पनिशमेंट होगा, पेनाल्टीज होगी, और किस तरह से प्रोविजंस अप्लाई करेंगे, और किस तरह से ये टेक्निकलिटीज को जो है लीगल वे में हैंडल किया जा सकेगा। तो ऐसे सारे अमेंडमेंट्स जो आगे आएंगे या आ रहे हैं, ये मुझे लगता है कि जो चेंजिंग टाइम्स हैं हमारा जो टेक्नोलॉजी का, उससे ये काफी जो है इंस्पायर्ड है। और हमेशा हमने देखा है, चाहे आप 100 साल पहले से निकाल लें, तो हमेशा लॉ इसी तरीके से बनता है, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स आती हैं या जिस तरह से क्राइम्स होता है या और आपने सही बोला। और मुझे लगता है कि ये अब जो आप तीनों से बातचीत करके मुझे जो समझ में आ रहा है, दरअसल जो डीप फेक की लड़ाई है ना, वो बहुत लंबी लड़ाई है। वो कैसे बंद होगी, कैसे उस पर लगाम, वो ठीक है, बट ये वाला जो कदम है, ये समहाउ दिस इज, ये ऑथेंटिसिटी ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स, जो भी पब्लिक में नैरेटिव चल रहे हैं, कंटेंट चल रहा है, उसकी ऑथेंटिसिटी को इंश्योर करने का एक कदम है। वो लड़ाई अलग होगी कि वो डीप फेक को कैसे रोकेंगे, उसके स्रोत क्या होंगे, बट यहाँ पर ये होगा। सेंसरशिप शायद सरकार का मकसद नहीं है, बट क्लैरिटी ज़रूर है कि भाई क्लैरिटी रहे लोगों के पास कि जो कंटेंट देख रहे हैं वो किस तरह का देख रहे हैं। फिर सेंसरशिप बाद में एक अलग लेयर आएगी। तो कुल मिला के जो भविष्य भी कहा जाता है कि डिजिटल इकोसिस्टम में सबसे बड़ा जो सुरक्षा कवच होगा वो ट्रस्ट होगा। तो ट्रस्ट आप किसी कंटेंट को कर पाएं, सरकार उसकी तैयारी कर रही है, और बाकी जो इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा वो तो एक मेहनत टास्क है, जिस पर आप तीनों ने बड़े अच्छे से रोशनी डाली। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर मुक्तेश चंद्र सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। अमित दुबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। आशुतोष जी, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।